देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मिलेंगे यार नोट्स भी मिलेंगे। कैसे होगा धुआं धुआं? मेटाफोरिकली समझते हो चीजें, लिटरली नहीं। लिटरली यहाँ धुआं धुआं नहीं करेंगे हम, मेटाफोरिकली करेंगे, है ना। ये सांकेतिक है ये बात, इसको लिटरल नहीं लेना है। हम पर्यावरण को बचाने पे फोकस कर रहे हैं और आप यहाँ धुआं धुआं कराने पे फोकस कर रहे हैं। मतलब ये है कि आपके लिए चीजें इजी हो जाती हैं अब तक, और एक सेशंस बढ़ जाते हैं आपके, और पता नहीं क्या क्या हम अब तक कर देते हैं। ठीक, बताइएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, शिक्षार्थियों को व्याकरण सीखने में सहायता करने के लिए, यानी आप बच्चों को हेल्प कर रहे हैं किसमें? ग्रामर सीखने में। ठीक, हमारे द्वारा डिजाइन किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? यानी जब आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं, बच्चे को व्याकरण सिखा रहे हैं, तो कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त माना जाएगा, सबसे बेहतर माना जाएगा? बताइएगा फटाफट से, तभी हम आगे बढ़ेंगे। वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, कोई भी काम अगर आप ग्रामर क्या किसी भी चीज को सिखा रहे हैं, व्याकरण छोड़िए, तो अर्थपूर्ण होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। बात तो ठीक लग रही है। वह सबसे अधिक जानकारी देने वाला होना चाहिए। अब यहाँ पे रूल्स पे फोकस है, जानकारी पे फोकस थोड़ी। सूचनाएं तो बहुत सारी अवेलेबल है दुनिया में। फिर आता है सी ऑप्शन, वह कार्य अध्यापक के दृष्टिकोण से उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। भैया अध्यापक के दृष्टिकोण से, अध्यापक के लिए पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। फिर आता है डी ऑप्शन, उसका कोई सामाजिक उपयोग नहीं होना चाहिए। क्या बुरा हो जाएगा अगर समाज के लिए उपयोगी होगा तो? नहीं, एक ही उत्तर सही है। वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसमें साथ में बच्चा क्या सीख जाए? व्याकरण भी सीख जाए। ठीक है ना। तो संदर्भ में व्याकरण सिखाने पे हमारा फोकस रहता है, रटवाने पे नहीं। कि आपने कोई कहानी सिखाई, सुनाई, पढ़ाई और उसी में से कुछ कुछ व्याकरण की चीजें सीख ली। मान लीजिए आप कोई कहानी सुना रहे थे, उसमें बता दिया आपने कि ये जो बच्ची थी ऋचा, मान लीजिए, तो ये ऋचा क्या है? नाउन है, संज्ञा है। तो आपने संदर्भ में व्याकरण को सिखा दिया, अलग से रूल्स, अलग से नियमों को रटवाया नहीं। इसी को अर्थपूर्ण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है, नॉट पूछा है। व्याकरण अनुवाद विधि में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जीटी कहते हैं इसको, जीटी रोड नहीं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें आप दूसरी भाषा को ट्रांसलेट करके सीखते हैं, अनुवाद करके सीखते हैं। यानी जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप रूल्स के थ्रू सीख रहे हैं, ग्रामर के थ्रू सीख रहे हैं, टेंसेस के थ्रू सीख रहे हैं, और उनको भी आप हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये व्याकरण अनुवाद विधि है, जो आपकी मातृभाषा में सिखाया जाता है। मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना। हाँ, इसमें मातृभाषा पे फोकस होता है क्योंकि ट्रांसलेट किया जाता है व्याकरण को आपकी भाषा में। व्याकरण को महत्व देना, हाँ व्याकरण को महत्व दिया जाता है, तभी तो नाम है इसका ग्रामर ट्रांसलेशन या व्याकरण अनुवाद। फिर आता है सी ऑप्शन, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना। यानी जो विद्यार्थी है उसकी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना। ये नहीं होता ग्रामर ट्रांसलेशन में, कम्युनिकेशन पे तो फोकस ही नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं और आप, या अगर हम देखें यूपी बोर्ड के बहुत सारे विद्यार्थी, या इंडिया में भी जहां पे ग्रामर खूब पढ़ाई जाती है, तो उन्हें ग्रामेटिकल रूल्स का सारा पता है, ऐसे अच्छा लिख देंगे। लेकिन जब आप इंग्लिश में बात करने को कहेंगे तो दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि व्याकरण में अनुवाद के द्वारा पढ़ाया गया है, प्रैक्टिस नहीं कराई गई लैंग्वेज की। तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन में संवर्धन नहीं होता ग्रामर ट्रांसलेशन विधि के द्वारा। ये इसका एक ड्रॉबैक है। नहीं के बारे में यही सही है। डी ऑप्शन है, विद्यार्थी को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने योग्य बनाना। यानी बच्चा फ्लुएंटली लैंग्वेज को यूज कर पाए। योग्य तो वो बन जाएगा, बस संप्रेषण पे फोकस नहीं है, क्योंकि वो यूज कर पाएगा। यूज किस में करेगा? ऐसे राइटिंग में कर सकता है, रूल्स को समझने में कर सकता है, रीडिंग में कर सकता है, रीडिंग इससे अच्छी होती है। लेकिन कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, जो कि सी ऑप्शन में कहा है, और जो नहीं होता वही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अगर आप एक सेशन भी अच्छे से समझ लेते हैं ना, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। कोई कह रहा दीदी हंसो ना। हाँ अभिषेक, यहाँ चुटकुले का आलम बनाया हुआ है हमने, है ना। आज पहली बार हम आपका हिंदी का क्लास कर रहे हैं। मुस्कान बहुत बढ़िया। हाँ, इस साल शायद ये पहली क्लास है हिंदी की, है ना। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी गलत है। इस क्वेश्चन में इन्होंने जो मजे लिए हैं, बस अभी आपको पता लगेगा, आप जवाब दीजिए, है ना। बताइएगा फटाफट से। आधे लोग लाइक नहीं करते, कोई बात नहीं अंजलि, कोई बात नहीं है। ये हम आउट ऑफ लव करते हैं आप लोगों के लिए, ये जो सेशंस हैं। अदरवाइज ये सेशंस नहीं भी होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। सीडीपी इनफ आपको पढ़ा दी गई है। देखिएगा, ये आउट ऑफ लव है। जिसको अच्छा लगे वो लाइक करे, जिसको अच्छा ना लगे वो बिल्कुल ना करे। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है, भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री सांस्कृतिक रूप से बोझिल हो,
यानी लैंग्वेज क्लासरूम में जो एक अच्छी कंटेंट बुक है वो कल्चरली बर्डनसम होनी चाहिए, यानी कल्चर एक बर्डन की तरह देखा जाना चाहिए उसमें। तो ये तो गलत बात है, ये सही नहीं है और नहीं ही पूछा था। बी ऑप्शन पढ़ते हैं, एक अच्छी पाठ्य विषय वस्तु में सभी व्याकरणिक संरचनाएं शामिल होनी चाहिए। यानी कि एक जो अच्छी पाठ्य पुस्तक है, एक अच्छी जो टेक्स्ट बुक है, उसमें व्याकरण भर भर के होना चाहिए। जबकि हम बात करते हैं संदर्भ में व्याकरण सिखाने की, है ना, संदर्भ में व्याकरण सिखाने की। ऐसा नहीं है कि व्याकरण के रूल्स नहीं भर भर के होने चाहिए, ये बात भी गलत है। सी ऑप्शन है, भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और रुचिकर होनी चाहिए। देखिए ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे कोई पूछे व्याकरण कैसे पढ़ाना है, आप कहेंगे प्रासंगिक या संदर्भ में पढ़ाना है। जब आप कोई कहानी या कोई कविता सिखा रहे हैं तो उसी से जुड़ा हुआ कुछ कुछ आप व्याकरण की चीजें सिखा सकते हैं, अलग से रटवाने की जरूरत नहीं होती। ये आजकल का परिप्रेक्ष्य है और इंटरेस्टिंग भी हो। तो ये तो यस वाली बात हो गई कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमसे पूछा क्या है, नो, क्या नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन है, एक अच्छा पाठ्य सामग्री वह है, एक अच्छी पाठ्य सामग्री वह है जो अच्छी खासी लंबी हो, यानी लेंदी हो, बच्चा बोर हो जाए, दब जाए उस पाठ्य सामग्री के नीचे, इतनी भारी होनी चाहिए बच्चे के वजन से ज्यादा नहीं, ये भी खराब है। तो 3 चीजें इसमें ऐसी हैं जो गलत हैं, एक चीज है जो सही है। हमसे पूछा था क्या सही नहीं है, तो 3 चीजें हैं जो सही नहीं है, मतलब 3 आंसर होने चाहिए इस उत्तर के। सीबीएसई ने कहा हाँ चलो ऐश करो, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तीनों सही हैं। तो अगर आपने पेपर में फर्स्ट सेकंड फोर्थ में से कोई भी एक लगाया होता तो 1 नंबर आपको मिल जाता। तो ऐसी गलतियां बोर्ड भी करते हैं जो एग्जाम ले रहे हैं, मतलब कि आपके सर में दर्द हो जाए, वहां आप सोचो अरे ये तो एक ही ऑप्शन है जो नहीं के बारे में, कहीं ये क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ नहीं थी, है ना, इतनी बात क्लियर है। तो यहां पे तीनों ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। सी ऑप्शन जो है वो ऑपोजिट था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें हम एक्टिविटी बिफोर रीडिंग की ही बात कर रहे थे कि टीचर जो है अपने अनुभवों से जोड़े, कुछ कहानी किस्से सुनाए, पूर्व ज्ञान का बारे में जाने बच्चे के, ये सारी बातें हो रही थी। तो कौन सा विकल्प बच्चे की पूर्व ज्ञान को जानने के बारे में सहायक है? पाठ्य सामग्री का अनुवाद करना। अगर ट्रांसलेशन कर देंगे तो इससे पूर्व ज्ञान का कोई संदर्भ, कोई संबंध नहीं है, जस्ट ट्रांसलेशन कर दिया, इसमें प्रीवियस नॉलेज कहां टेस्ट हुई, कोई टेस्ट नहीं हुई। बी ऑप्शन है, अनुमान लगाने का कार्य। ये बात सही है कि जब आप प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं, जब आप पढ़ाने से पहले कुछ कुछ चीजें टेस्ट कर रहे हैं या अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, कोई गतिविधि करा रहे हैं, तो बच्चा अनुमान लगाएगा कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। भाई आप जब पढ़ाने जाते थे, याद होगा आपको, मुझे याद है टीचिंग ट्रेनिंग में अपनी, तो पहले हम क्या पूछते थे, कुछ कुछ आसपास के सवाल पूछते हैं पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए कि अच्छा बच्चों आपने बादल देखे हैं, तो अच्छा फिर घुमा फिरा के हम लाएंगे कि आज हम बारिश को समझेंगे, है ना। वैसे ऐसा कोई टॉपिक होता नहीं है। तो अनुमान लगाने का कार्य आप करते हैं, ये बात सही है पढ़ने से पहले। शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, भैया कॉन्क्लूजन तो लास्ट में निकालोगे, पहले पता तो हो कहानी क्या है, कॉन्क्लूजन तो तब निकालेंगे, कॉन्क्लूजन तो ब्रेकअप के बाद निकालते हैं, पहले कैसे निकालोगे। ठीक, व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण, यानी आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ाने लग जाओगे, चैप्टर पढ़ाया नहीं है, पहले ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ाओगे तो बच्चे तो डर के भाग जाएंगे, पहले ही वर्ड मीनिंग रटवाने लग गए। नहीं, अनुमान लगाने का कार्य, यानी आप प्रिडिक्ट करने लगते हैं, पठन पूर्व गतिविधि से आपको प्रिडिक्शन दिमाग में आ जाती है, अनुमान लगाने लगते हैं कि हो सकता है आज मैम ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूं, क्योंकि आपने 2-4 क्वेश्चन उस टॉपिक के अराउंड, उस पार्ट के आसपास के पूछे हैं, तो अनुमान लगाएगा बच्चा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा एक बार, पोल में जवाब दीजिएगा। किसी पाठ्य सामग्री में, यानी कोई कंटेंट बुक है, टेक्स्ट बुक है, में अंतर्निहित क्रियाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर लिखने संबंधी कार्य डैश के अंतर्गत आते हैं। यानी कोई एक स्टोरी पढ़ी, कोई मूवी देखी और आप खुद को रख रहे हैं उस कैरेक्टर की जगह पर और तब सोच रहे हैं, है ना, आप बन गए हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उस स्टोरी के जो मेन पात्र हैं आप बन गए हैं और अब आप अपने आप को सेंटर में रख के सोच रहे हैं। इस तरह के काम को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एक्स्ट्रापोलेटिव, यानी किसी के स्थान पर स्वयं को रखना। तो ये तो उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया, इतनी लंबी कहानी लिख दी आपके लिए कि अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट होंगे तो आंसर आप मार्क कर देते हैं यहाँ पे। बोधात्मक प्रश्न, कुछ बोध करने के बारे में बात हो रही है, नहीं। पाठ विश्लेषण, एनालिसिस, भाषा विश्लेषण, कुछ नहीं कहा ऐसा कि क्या सीखा क्या बताया, कुछ नहीं, अपने आप को दूसरे की जगह रख के और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने स्टैंड पॉइंट से कहानी लिखनी है। तो एक्स्ट्रापोलेटिव यानी किसी के स्थान पर स्वयं को रख करके देखना है और फिर लिखना है या उसके बारे में बताना है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक्स्ट्रापोलेटिव एक्टिविटीज कहते हैं, इंग्लिश में भी ये सेम ही टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, भाषा कक्षा में काव्य, यानी जो साहित्य है या काव्य बेसिकली पोइट्री है, उसकी जब हम बात कर रहे हैं, लैंग्वेज क्लासरूम में जब हम पोइट्री की बात कर रहे हैं
तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये पूछा है हमसे। फटाफट से बताइएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। ये जो रेड और ग्रीन इमोजी बना बना के भेजते रहते हो आप लोग, क्या सोचते हो डर जाएगा गब्बर इससे? हैं आप इतनी मेहनत कर रहे हो फिर लाइक नहीं कर रहे। अरे श्यामा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो यार, दिल पे मत ले जाया करो। ये मैं हंसी मजाक थोड़ा माहौल बनाने के लिए कहती हूँ, लाइक से कुछ होता नहीं है, मतलब ऐसा कुछ, बस ये दिल की खुशी के लिए होते हैं लाइक्स। देखिएगा एक बार, देखिएगा अगर हम बात करें किसकी, किसी की बात मत करिए आप, सो जाइए, एक नींद ले लीजिए। देखिएगा अगर हम बात करते हैं भाषा कक्षा में काव्य की, तो इसमें आपके सामने चीजें आ चुकी हैं। भाषा कक्षा में काव्य यानी जब आप पोइट्री की बात कर रहे हैं तो वैसे ही पढ़ाना चाहिए जैसे गद्य पढ़ाया जाता है। गद्य और पद्य आपको पता है, गद्य में कहानियां या साहित्य वगैरह वो होता था जो बेसिकली जिसको हम प्रोज कहते हैं। पोइट्री हम पद्य में लाते हैं, काव्य पद्य का हिस्सा है, कोई कविता है, कोई और इस तरह का जो गा के सुनाई जाने वाली चीज है जिसमें लय सुर लय ताल वाली चीजें हो। तो गद्य की तरह थोड़ी पढ़ाएंगे, स्टोरी को अलग तरह से पढ़ाया जाता है और कविता को अलग तरह से पढ़ाया जाता है। कविता तो गा गा के भी सुनाई जाती है, उसका तो वाचन अलग तरह से होता है। कवि का विस्तार से परिचय देने के बाद ही पढ़ाना चाहिए। अब जरूरी थोड़े छोटे बच्चे हैं उनको तो आप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मछली जल की रानियां सुना रहे हैं, पहले ये थोड़ी बताएंगे कि किसने लिखी थी, फिर उनके बारे में कहानी सुनाएंगे, खत्म हो जाएगा मामला। सी ऑप्शन है समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए। बात सही है कि बच्चा समझे, उसकी सराहना करे, यानी काव्य में ब्यूटी होती है। जब आप सुनते हैं तो आपको मजा आता है, वो एक कहानी, कविता, शेर, शायरी, व्हाटएवर इट इज। तो समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए, है ना, आनंद लेने के लिए। ठीक है ना, क्लियर है बात। डी ऑप्शन है कवि और कविता के बारे में अधिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो काव्य किस लिए होता है? आप सराहना करें, आप आनंद लें उस चीज का, आप उसको एप्रिशिएट कर पाए। ठीक, तभी आप देखते हैं गीत हो गए या फिर रामायण भी जब वो गा करके पाठ के रूप में